Good morning students, myself Tanuja. Once again I welcome to all in Sunrise Public School Bansur online classes. Class 7th हिंदी व्याकरण चैप्टर फर्स्ट शब्द विचार। लास्ट वीडियो में हमने शब्द विचार चैप्टर फर्स्ट की शब्द की परिभाषा देखी थी और उसके साथ ही हमने देखा था कि हम शब्दों का वर्गीकरण कितने रूपों में कर सकते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण हम 4 रूपों में कर सकते हैं। चार रूपों में इसका वर्गीकरण किया था। पहला हमने किया था व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा वाक्य प्रयोग के आधार पर। जिसमें से व्युत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ चुके थे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के हमने 3 भेद किए थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीनों को हम पढ़ चुके थे, तीनों को रीड कर चुके थे। आज हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इसका सेकेंड वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर। सेकेंड जो वर्गीकरण है शब्द का वो है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। नंबर फर्स्ट, तत्सम शब्द। ख, तद्भव, गै, देशज या इसे हम देशी भी कहते हैं। और लास्ट है विदेशज या विदेशी शब्द। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर फर्स्ट, तत्सम। तत्सम, जैसा कि हमें शब्द से ही मालूम चल रहा है, तत् और सम। तत् को हम लेते हैं संस्कृत और सम का अर्थ होता है समान। कहने का अर्थ ये है कि जिन शब्दों को हो या जिन संस्कृत शब्दों को हम हिंदी भाषा में जैसे वो होते हैं उसी तरह से अगर हम उनका यूज़ करते हैं, उनको प्रयोग करते हैं तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि कुछ शब्द जो संस्कृत के होते हैं उन शब्दों को हम उसी तरह से, जिस तरह से वो संस्कृत भाषा में है उसी तरह से उनमें बिना कोई परिवर्तन किए यदि हम उनका प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखते हैं एक बार इसको। वे शब्द जो संस्कृत शब्दों के मूल रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम अर्थात उसके समान कहा जाता है। स्टूडेंट, संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की जननी अर्थात माँ कहा जाता है। मतलब हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा के जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, किंतु कुछ शब्दों को हमने अपने अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार हमने परिवर्तन कुछ कर दिया है।
लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमने उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लिया है। तो जिन शब्दों को हमने उसी रूप में, उसी के रूप में जैसे वो हैं उसी रूप में जब हमने प्रयोग किया है तो वो सभी शब्द तत्सम शब्द हुए। जैसे यहाँ कुछ शब्द हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, हस्त, दुग्ध आदि। दूसरा है तद्भव। तद्भव होते हैं तत्सम का बिल्कुल उल्टा। तत्सम ने मैंने बताया था आपको अभी कि जो शब्द संस्कृत के हैं और उनको उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है वो तत्सम शब्द है। लेकिन तद्भव शब्द जो होते हैं वो होते हैं, ये भी संस्कृत भाषा के ही होते हैं, लेकिन इन शब्दों में हम परिवर्तन कर देते हैं कुछ। ये शब्द होते तो संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन इन शब्दों को हम अपनी सुविधा के अनुसार इनमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, तो ये शब्द होते हैं तद्भव शब्द। परिभाषा देखते हैं। ऐसे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं उन्हें तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न हुआ मानते हैं। जैसे आग, हाथ, सूरज, दूध आदि। ये कुछ शब्द हैं जो कि हैं तो संस्कृत के, पर इनमें हमने कुछ परिवर्तन करके इनको हिंदी भाषा में काम में लिया है। जैसे अभी हमने संस्कृत तत्सम शब्द देखे थे अग्नि, तो अग्नि का यहाँ किया है हमने आग, हस्त, हस्त का होता है हाथ, सूर्य का सूरज और दुग्ध का दूध। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, देशज। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, देशज अर्थात जो शब्द ना तो संस्कृत के हैं और ना ही संस्कृत से बिगाड़ कर या संस्कृत में कुछ परिवर्तन करके काम में लिए गए हैं, बल्कि जो शब्द किसी प्रादेशिक, किसी बोलियों या किसी भाषाओं के हैं या किसी देश से संबंधित हैं, उन शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं उसी रूप में हिंदी भाषा में, तो वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो न तो संस्कृत के हैं न संस्कृत शब्द से बिगड़कर बने हैं, बल्कि जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय
भाषाओं की प्रादेशिक बोलियों से हुई है। देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, गाड़ी, खुरपा, जूता, रोटी आदि। अगला है विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। ऐसे शब्द जो किसी दूसरी भाषा के हैं, विदेशी भाषा के हैं और उन्हें हमने उसी रूप में प्रयोग में लिया है, वो शब्द होते हैं विदेशज या विदेशी शब्द। हमारी भाषा में काफ़ी शब्द ऐसे हैं जिनको कि हमने किसी और भाषा से लिया है और उन्हें का हम प्रयोग भी उस वैसे ही करते हैं। हिंदी में अनेक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो विदेशी भाषा के हैं। जैसे स्टूडेंट्स, हमारे भारत देश पर अनेक विदेशियों ने हमला किया। जैसे हमारे यहाँ मुसलमान, मुस्लिम आए, फारसी आए, तुर्की आए, अंग्रेज़ी आए, पुर्तगाली आए, काफ़ी आक्रांता आए जिन्होंने हमारे भारत देश पर हमला किया, आक्रमण किया और हमें गुलाम बनाया। तो वो सभी यहाँ पर राज करके, शासन करके वापस चले गए, लेकिन उनकी भाषा से कुछ शब्द हमने अपनी भाषा में जोड़ लिए हैं और वो जो शब्द जिनको हमने अपनी भाषा में जोड़ा है उन्हीं शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। देखते हैं हम कुछ भाषाओं के शब्द, जैसे अरबी से, अरबी भाषा से है मालिक, अमीर, गरीब, नौकर आदि। फारसी से है चाकू, कारखाना, खरीद, अफसोस आदि। तुर्की से है बावर्ची, कुली, तोप, कालीन आदि। अंग्रेजी से हैं टिकट, रेडियो, डॉक्टर, स्कूल आदि। पुर्तगाली से है आलू, अलमारी, तंबाकू,
साबुन आदि। तीसरा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो रूप होते हैं, दो प्रकार हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक। फर्स्ट देखते हैं सार्थक। सार्थक शब्द, जैसा हमें शब्द से ही, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ की और संकेत करता है, वह सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे पुस्तक, मेज, कलम आदि। दूसरा है निरर्थक। निरर्थक शब्द सार्थक का बिल्कुल उल्टा। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ की ओर संकेत नहीं करते, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जो शब्द किसी निश्चित अर्थ की और संकेत नहीं करते हैं, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे तस्कपू, जमेस, लकम आदि। चौथा और अंतिम वर्गीकरण है शब्द का प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी हम दो करते हैं, इसके दो भेद करते हैं। नंबर पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी अविकारी, जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है, विकारी का अर्थ जिसमें परिवर्तन हो सकता है, कोई विकार उत्पन्न हो सकते हैं, और अविकारी मतलब कोई परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। तो देखते हैं नंबर फर्स्ट विकारी। विकारी शब्द, जब हम किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग करते समय सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या किसी भी प्रकार से, किसी के भी अनुसार हम उसमें जब कोई परिवर्तन कर देते हैं शब्द में, तो वो शब्द विकारी शब्द कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं एक वचन है, लड़का है, तो वचन, लड़का, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इन सभी के अनुसार जब हम परिवर्तन करते हैं तो वो हो जाते हैं विकारी शब्द। देखते हैं वाक्य में प्रयोग करते समय
जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे एक वचन में लड़की है, इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इसको बहुवचन में कर देते हैं लड़कियां। ठीक इसी प्रकार से अगर हम या दूसरा भी कर सकते हैं, इसको हम लड़कियों। दूसरा हम ले सकते हैं लड़का का, कि एक वचन में है लड़का और बहुवचन में जब हम उसे करते हैं तो लड़के लड़कों। तो जिन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते समय उनमें परिवर्तन करते हैं वो शब्द होते हैं विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जिन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते समय जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं उन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। देखते हैं वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वाक्य देखते हैं, लड़का धीरे बोलता है। यहाँ है पुल्लिंग। ठीक यदि हम इसको स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, लड़की धीरे बोलती है। ये हो गया हमारा स्त्रीलिंग। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो धीरे शब्द है ये हमने पुल्लिंग में भी लिया है और स्त्रीलिंग में भी, दोनों वाक्यों में यूज में लिया है, लेकिन इस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है कितने रूपों में? 4 रूपों में। देशज शब्द हैं सूरज, खुरपा, ए व ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो देशज शब्द है वो है खुरपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं? शब्द की परिभाषा हमने देखी है, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा होगी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किन 4 आधार पर किया जाता है? तो शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 आधारों पर किया था, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हमें इन चारों में आपस में अंतर जो है वो अंतर बताना है और उसका उदाहरण भी देना है। सबसे पहला है यौगिक और योग रूढ़। तो यौगिक शब्द वो होते हैं जो कि एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। अर्थात रूढ़ शब्द मैंने बताया था आपको कि एक साथ मिलने पर तो जब शब्द एक साथ मिलते हैं तब तो उनमें कोई अर्थ होता है, लेकिन अलग अलग हर किसी भी खंड का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यौगिक शब्द जो होते हैं वो एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से मिलकर बनते हैं। और योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द या शब्दांश होते हैं जो कि अर्थ की दृष्टि से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अलग अर्थ देते हैं। जैसे हमने लिखा था बादल या जलज। जलद का अर्थ होता है जलद अर्थात जल प्लस द अर्थात जल देने वाला, और इसका अर्थ हम लेते हैं बादल से। दूसरा है तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान, अर्थात जैसा वो है वैसा ही, जैसा संस्कृत भाषा में है उसी तरह से हम उसे हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं। और तद्भव शब्द होते हैं जैसे कि संस्कृत भाषा में है जैसा वो शब्द है मूल रूप में, उस शब्द में कुछ परिवर्तन करके हम उसे हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। सार्थक शब्द जिन वर्ण समूहों का या जिन शब्दों का अर्थ होता है कुछ सार्थक निश्चित अर्थ निकले वो सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का या जिस वर्ण समूह का कोई निश्चित अर्थ नहीं निकले वो निरर्थक शब्द। विकारी शब्द होते हैं कि वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में हम कुछ परिवर्तन कर देते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द जिन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करते समय हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हाथ का हो जाएगा हस्त, सोना का स्वर्ण, लाख का होगा लाक्ष, कान कर्ण, ब्याह विवाह, दिन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द अलग अलग कीजिए। यहाँ आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द तीनों के कॉलम बनाने हैं और इनमें से छांट के उन्हें अलग अलग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। स्कूल का होता है विद्यालय, टेलीविज़न दूरदर्शन, नंबर क्रमांक, लाइब्रेरी पुस्तकालय, साइंस विज्ञान, मास्टर अध्यापक, स्टोन पत्थर, प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक, टेलीफोन दूरभाष, पोस्ट ऑफिस डाक घर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्णों को उचित क्रम में प्रयोग करके सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं हमें जो कि निरर्थक शब्द है, शब्दों को आगे पीछे, अक्षरों को आगे पीछे लगाया हुआ है, हमें उनको सेट करके एक सार्थक शब्द बनाना है। तो फर्स्ट जो है उसका बनेगा रामचरितमानस, सेकंड का बनेगा फर्स्ट का बनेगा रामचरितमानस, सेकंड का बनेगा पुस्तकालय, तुलसीदास, सद्भावना, अनुच्छेद, राष्ट्रीयता, संस्कृति और हिमालय। तो स्टूडेंट्स हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।